ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। किंग का जवाब सुनते ही रानी आलिसा के चेहरे पर हैरानी छा गई थी। उसके साथ साथ ठीक उसके पीछे खड़ी अनिका यानी कि ब्लैक कैट भी बड़ी ही गौर से किंग की ओर देखने लगी। रानी आलिसा के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन ये भी सोचने लगी कि शायद इसीलिए किंग उसके साथ इतनी अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा था, क्योंकि किंग की जिंदगी से अब अनिका हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। रानी आलिसा मन ही मन सोचने लगी कि क्या वो खुद किंग की जिंदगी में वो मुकाम अब हासिल कर सकती थी, जो मुकाम पाने की सालों से उसके दिल में तमन्ना थी। वहाँ अनिका भी अब जानना चाहती थी कि आखिर किंग जवाब क्या देने वाला था। अगर किंग ही रोहित था तो क्या रोहित ने अब अनिका को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दिया था? क्या इसीलिए इतने वक्त तक रोहित ने जिंदा होने के बावजूद अनिका से कांटेक्ट नहीं किया था? अनिका मन ही मन ये भी सोचने लगी थी कि अगर रोहित को किसी तरह अनिका को अपनी जिंदगी से हटाना था तो वो उसके साथ खुलकर बात कर सकता था। अनिका उन लड़कियों में से नहीं थी जो ब्रेकअप के बाद रोती हुई बिलखती हुई अपने बॉयफ्रेंड से फिर से पैचअप की जिद करती रहे। अनिका के मन में एक साथ कई सवाल दौड़ने लगे थे। तभी किंग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अनिका मेरी मंगेतर नहीं है, वो मंगेतर से कई ज्यादा बन चुकी है। मेरी जिंदगी में मैंने मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया है। वो मेरे तीनों बच्चों की माँ है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी होगी कि मेरी कोई क्लोज सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की है, क्योंकि जितना विश्वास मुझे उसकी मोहब्बत पर है उतना ही विश्वास उसे मेरे प्यार पर है। किंग की ये बात सुनते ही रानी आलिसा ने पलकें झुका ली। उसका चेहरा एम्ब्रेसमेंट की वजह से नीला पड़ने लगा था। रोहित अपनी होने वाली पत्नी से इतना प्यार करता था, इसके बारे में रानी आलिसा को आज से पहले अंदाजा भी नहीं था। किसी तरह अपने इमोशंस को संभालते हुए अटकती आवाज में रानी आलिसा ने किंग से पूछा, और तुम्हारे तीनों बच्चों को? क्या उन्हें कोई एतराज होगा कि ब्लैक कैट तुम्हारी इतनी करीबी बनने जा रही है? इस सवाल पर फिर से किंग ने आलिसा के पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि बच्चों को जब पता चलेगा कि ब्लैक कैट मेरी खास सिक्योरिटी गार्ड बनने वाली है तो वे लोग खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। रानी आलिसा को यकीन नहीं हो रहा था कि किंग जैसा आदमी जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती थी, वो ब्लैक कैट की तारीफों में कितने बड़े बड़े पुल बांध देगा। आलिसा ने मुड़कर अपने पीछे खड़ी ब्लैक कैट की ओर देखा। ब्लैक कैट का चेहरा तो आलिसा को नजर नहीं आ रहा था, मगर ब्लैक कैट के खड़े रहने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, ब्लैक कैट का कॉन्फिडेंस और टाइट सिक्योरिटी आउटफिट में नजर आ रहा ब्लैक कैट का फिगर देखकर रानी आलिसा को मन ही मन ब्लैक कैट के लिए जलन महसूस होने लगी थी। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे अभी अभी रियासत की रानी के खिताब से नवाजा गया था, मगर ऐसे वक्त पर भी रानी आलिसा को खुशी से ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, वो भी अपनी ही एक क्लोज सिक्योरिटी ऑफिसर से। रानी आलिसा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और आवाज सख्त करते हुए ब्लैक कैट को ऑर्डर देते हुए कहा, अगले 3 दिनों तक मिस्टर किंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमें नाराज नहीं करोगी। मिस्टर किंग हमारे लिए बेहद खास मेहमान है, इसलिए ध्यान रहे कि उनकी तरफ से मिली हुई कोई भी कंप्लेन राजघराने के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होगी। ब्लैक कैट ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए बड़े ही कैजुअली रानी की बात सुनने के बाद ब्लैक कैट ने अपने कदम किंग की ओर आगे बढ़ाया। ब्लैक कैट बड़ी ही तेज नजरों से किंग को गौर से देख रही थी। ब्लैक कैट को इस तरह अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखकर किंग ने भी अपने कदम पीछे बढ़ाए। किंग को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर आलिसा को समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल माना जाने वाला किंग इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा था। ब्लैक कैट के आगे बढ़ रहे कदमों को रोकते हुए रानी आलिसा ने कहा, देखो लड़की, एक और बात सुन लो। चाहे हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारे पीछे कोई भी मकसद रहा हो, मगर हकीकत ये है कि तुमने बड़ी रानी की
और मेरी जान बचाई है। राजघराने के लिए तुमने जो काम किया है उसके बदले मैं तो तुम्हें बस इतनी चेतावनी देना चाहती हूँ कि मिस्टर किंग की जो मंगेतर है उसे थोड़ा संभल कर रहना। हो सकता है कि एक औरत को किंग के इतने नजदीक आते हुए देखकर उसे तुमसे जलन महसूस हो और तुमसे बदला लेने के लिए वो ऐसा कोई कदम उठाए जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। मगर ऐसे हालातों में भी तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा। मेरी तुम्हें ये सलाह है कि तुम उस औरत से दूर ही रहना और बदले में मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर उसने तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। आखिर तुमने हमारी जान बचाई है, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी यहाँ पर काम करने वालों की इज्जत पर कोई दाग न लगे। इसका ख्याल रखा जाएगा। और हाँ, अगले 3 दिनों तक मिस्टर किंग की मीटिंग्स और उनका शेड्यूल काफी टाइट है। 2 दिन बाद हम उनकी मंगेतर और बच्चों से मिलने भी जा रहे हैं। तुम्हें वहाँ पर काफी सावधान रहना होगा। हो सके तो उस वक्त तुम किंग से दूरी बनाए रखना, वरना तुम्हारे और उस अनिका के बीच में एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक कैट यानी कि अनिका खुद ये नहीं जानती थी कि रानी आलिसा को अनिका के बारे में ऐसी सारी बातें किसने कही थी। वो हैरानी से अपने सामने खड़े किंग की ओर देखने लगी। किंग ने जैसे ही देखा कि ब्लैक कैट उसकी ओर तेज नजरों से देख रही थी तो किंग ने अपनी गर्दन झुका ली थी। हालांकि किंग को भी इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि रानी आलिसा को अनिका के बारे में इस तरह की बातें किसने बताई थी। रानी आलिसा की बात पूरी होने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर बड़ी ही कैजुअली रानी से पूछा, मे आई गो नाउ? रानी आलिसा के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे अपने प्यार यानी कि मिस्टर किंग को ब्लैक कैट के साथ जाने देने था। जैसे ही किंग और ब्लैक कैट कमरे से बाहर निकलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने लगे, रानी आलिसा को ये लगने लगा कि उसके साथ एहसान फरामोशी हुई थी। रानी आलिसा ने ब्लैक कैट के लिए इतनी बड़ी बात कही थी कि अगर कोई ब्लैक कैट की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो राजघराना ब्लैक कैट के साथ खड़ा रहेगा। मगर बावजूद इसके ब्लैक कैट ने एक सिंपल थैंक यू भी नहीं कहा था। मगर खुद किंग ने ही ब्लैक कैट को अपनी क्लोज सिक्योरिटी के तौर पर पसंद किया था, इसलिए रानी आलिसा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर दरवाजा बंद होने से पहले ब्लैक कैट अपनी जगह पर रुकी और मुड़कर धीमी आवाज में अपनी गर्दन झुकाकर रानी आलिसा से कहा, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये कहने के बाद ब्लैक कैट बिना एक पल गंवाए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे खड़ी रानी आलिसा को ब्लैक कैट में कभी सौतन तो कभी सहेली दिखाई दे रही थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद ब्लैक कैट मिस्टर किंग को फॉलो करते हुए होटल लॉबी से बाहर निकल गई। होटल लॉबी के बाहर इंग्लैंड सरकार का एक सिक्योरिटी ऑफिसर अपने कुछ लोगों के साथ किंग का इंतजार करते हुए खड़ा था। जैसे ही किंग होटल लॉबी से बाहर निकला तो उस ऑफिसर ने बड़े ही रिस्पेक्ट से किंग को वेलकम करते हुए कहा, वेलकम वेलकम सर, आप फ्रांस की क्वीन के स्पेशल गेस्ट हैं और वो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। इस नाते से आप तो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट साबित हुए। उस सरकारी ऑफिशियल ने अपने कुछ आदमियों की ओर इशारा करते हुए किंग से कहा, ये मेरे कुछ खास सिक्योरिटी एजेंट हैं, ये अगले 3 दिनों तक आपके साथ ही रहेंगे। ये साए की तरह आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए बने रहेंगे। इनके होते हुए आपको अपनी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं होगी। किंग, जिसने नकाब पहन रखा था, वो बड़े ही ध्यान से उस सिक्योरिटी टीम को देखने लगा जो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर पहुंची थी। किंग अच्छी तरह से जानता था कि सिक्योरिटी देने के बहाने वो लोग किंग पर नजर रखना चाहते थे, मगर किंग ये भी जानता था कि वो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक विजिट पर था। वो चाह कर भी इन ऑफिशियल लोगों को अपनी सिक्योरिटी से हटा नहीं सकता था। वैसे तो किंग की खुद की सिक्योरिटी 24 घंटे उसके साथ रहती थी, इसलिए किंग को उन लोगों से ज्यादा अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा था। किंग ने मुस्कुराते हुए उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की बातों का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी सिक्योरिटी के लिए इतनी तकलीफ उठाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं अपने रहने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लूंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग की ये बात सुनते ही उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने चेहरे पर हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे लेकिन क्या आप यहाँ हमारे साथ हमारी अलॉट की हुई होटल में नहीं रहेंगे?
वो क्या है कि यहाँ पर हमने आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के सारी इंतजाम कर रखे हैं। किंग ने ये बात सुनते ही अपनी नजर सामने की बिल्डिंग से निकल रहे धुएं पर डाली। पूरा का पूरा 7 स्टार होटल जलकर राख हो चुका था। जब किंग ने अपनी नजरें घुमाकर उस जलती हुई होटल की ओर देखा, तब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपनी नजरें झुका ली। उसने किंग का इशारा अच्छी तरह से समझ लिया था। वो जानता था कि अब इस मामले में वो किंग के साथ ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर सकता था, इसलिए तुरंत ही अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने किंग से कहा, ठीक है, आप जैसा कहें वैसा। कल आपकी क्वीन अलीसा की और हमारे प्रेसिडेंट की मीटिंग है। आप फिक्र मत कीजिएगा, इस मीटिंग का लोकेशन कहीं पर भी लीक नहीं हुआ। खुद मुझे भी नहीं पता है कि कल का लोकेशन क्या होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कल दुनिया का सबसे ताकतवर दुश्मन भी आप लोगों की मीटिंग में बाधा नहीं डाल सकेगा। मेरे आदमी आप ही के साथ रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे आपके साथ साई की तरह रहेंगे। हैव ए ग्रेट स्टे इन आवर कंट्री। ये कहते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने आदमियों को किंग के साथ रखकर वहां से चला गया। किंग होटल कॉरिडोर से निकलकर अपनी कार की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। किंग के ठीक पीछे ब्लैक कैट भी किंग को फॉलो करती हुई किंग की कार की ओर आगे बढ़ने लगी। किंग बार बार पीछे मुड़कर ब्लैक कैट की ओर देख रहा था। फिर कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद किंग ने एक जगह पर रुककर ब्लैक कैट से कहा, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में आना। मेरे कुछ खास लोग और मेरे बॉडीगार्ड्स हमारे पीछे वाली कार में आ जाएंगे। इस तरह हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। ब्लैक कैट किंग की बात सुनकर काफी हैरान हो रही थी। अपने क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ मेलजोल बढ़ाने के पीछे किंग का क्या मकसद हो सकता था? ये बात ब्लैक कैट यानी कि अनिका भी नहीं समझ पा रही थी। हालांकि अब तक अनिका को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि चाहे रोहित किंग हो, तब भी उसके लिए ये अंदाजा लगा पाना कि ब्लैक कैट के मास्क के पीछे अनिका ही थी, ये बेहद मुश्किल था। किंग के साथ बात करते वक्त अनिका अपनी आवाज भी काफी हद तक बदलने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगर सचमुच किंग ही रोहित मारवा हो तो उसे कभी इस बात का अंदाजा न हो कि नकाब के पीछे खड़ी लड़की अनिका थी। जैसे ही किंग की गाड़ी सामने आई, किंग ने अनिका को इशारा करते हुए आगे की सीट पर बैठने को कहा और खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही अनिका यानी कि ब्लैक कैट ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी, उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। रियर व्यू मिरर में दो चेहरे नजर आ रहे थे जिन्हें अनिका अच्छी तरह से जानती थी। रोहित के कार के पीछे वाली कार में जो दो शख्स दिखाई दे रहे थे वो थे चिराग मेहता और अब्दुल, रोहित के खास दो आदमी जो रोहित की मौत की खबर फैलाने के बाद दिल्ली से गायब हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, रोहित जरूर कोई ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा था जिसके बारे में वो अनिका को भी नहीं बता सकता था। मगर अब ब्लैक कैट के लिबास में बैठी अनिका ये जानना चाहती थी कि आखिर रोहित ऐसे कौन से मिशन पर था जिसकी वजह से उसने अपने परिवार तक को भुला दिया था। अनिका यानी कि ब्लैक कैट गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और किंग पीछे बैठा था। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक अनिका की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। जब अनिका ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वह यह देखकर चौंक गई कि अब्दुल ठीक अनिका की खिड़की के बाहर खड़ा था और नॉक करके अनिका को गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा कर रहा था। हालांकि अनिका यानी कि ब्लैक कैट जो इस वक्त किंग की स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि अब्दुल रोहित मारवा का खास आदमी था। इसलिए बिना किसी शक की गुंजाइश के ब्लैक कैट ने दरवाजा खोल दिया और गाड़ी से बाहर उतर गई। अब्दुल ने ब्लैक कैट की ओर देखकर कहा, तुम वहाँ पीछे वाली गाड़ी में जाओ, मैं यहाँ सर के साथ जाऊंगा। चिराग जो अब्दुल के ठीक पीछे खड़ा था, उसने ब्लैक कैट के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि ब्लैक कैट को यह बात कभी भी मंजूर नहीं होगी कि वो आम सिक्योरिटी गार्ड की तरह ट्रीट की जाए। मगर खुद चिराग भी यह देखकर हैरान हो गया कि ब्लैक कैट बिना किसी आर्गुमेंट के चुपचाप पीछे वाली कार की ओर जाने लगी। तभी अचानक किंग ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे करते हुए अब्दुल से कहा, नहीं नहीं, उसे यहीं रहने दो, तुम लोग पीछे वाली कार में आ जाओ। यह कहने के बाद किंग ने अपनी साइड का दरवाजा खोल दिया और ब्लैक कैट को अपने साथ अपने बगल में बैठने का इशारा किया। किंग का इशारा देखकर चिराग और अब्दुल दोनों ही हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अब्दुल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इनफैक्ट अब्दुल ने तो अभी अभी यह पहल
की थी कि ब्लैक कैट पीछे वाली कार में बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ आए, मगर किंग को इतनी जल्दी एक नए सिक्योरिटी गार्ड पर इतना भरोसा दिखाते हुए देखकर अब्दुल को मन ही मन काफी हैरानी और नाराजगी हो रही थी। किंग का इशारा मिलते ही अनिका चुपचाप किंग के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। चिराग अब्दुल के साथ पीछे वाली कार में जाकर बैठ गया। किंग की कार के आगे कुछ मोटरसाइकिलें चल रही थी और किंग की कार के ठीक पीछे अब्दुल और चिराग की कार उन्हें फॉलो कर रही थी। अब्दुल और चिराग की कार के पीछे भी 2 गाड़ियां चल रही थी जिन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भिजवाया था। कार का सफर शुरू होने के बाद किंग बारी बारी अपनी आंखों के कोने से अपनी बगल में बैठी अनिका को देख रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो उन दोनों के बीच बात की शुरुआत कैसे करें। किंग ये भी नहीं जानता था कि क्या अनिका जान चुकी थी कि उसका असली मकसद क्या था। इस वक्त किंग की हालत बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे अपनी पत्नी को झूठ बोलकर पकड़े गए पति की होती थी। किंग ने धीमी और अटकती हुई आवाज में ब्लैक कैट से कहा, देखो, मैं तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर पता नहीं चल रहा है कि मैं अपनी बात की शुरुआत कैसे करूँ। तो चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। इसके बाद किंग ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। नकाब खुलते ही नकाब के पीछे ऐसी 2 आंखें नजर आने लगी जिसमें काफी पछतावा था, मगर पछतावे के साथ साथ अनिका के लिए बेहद प्यार भी छिपा था। ये आंखें अनिका से बहुत कुछ कहना चाह रही थी, मगर किंग ये देखकर हैरान था कि नकाब खुलने के बाद भी अनिका के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अनिका अपने ब्लैक कैट के लिबास में और ब्लैक कैट के नकाब के पीछे बिना हिले डुले बस एक ही डायरेक्शन में देखती रही। पीछे चल रही कार में चिराग और अब्दुल काफी परेशान थे। अब्दुल बार बार चिराग से कह रहा था, ये ठीक नहीं हो रहा है, सर को इतनी जल्दी किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर क्या मकसद हो सकता है इस लड़की का, इतनी जल्दी सर का इतना करीबी बनने के पीछे? मुझे तो लग रहा है इसके पीछे दुश्मनों की गहरी साजिश है। चिराग ने अब्दुल को शांत करते हुए कहा, अरे तुम तो बॉस को अच्छी तरह से जानते हो, लोगों को परखना उन्हें अच्छी तरह से आता है। बॉस ने अगर उसे अपनी करीब रखने की परमिशन दी है, इसका मतलब साफ है कि बॉस का भी कोई प्लान होगा। चिराग की यह बात सुनते ही अब्दुल कुछ देर तक खामोशी से चिराग को देखने लगा। उसके बाद धीमी आवाज में अब्दुल ने चिराग से कहा, आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं बॉस? घर पर इतनी खूबसूरत बीवी है, 3 बच्चे हैं, अब यह सब करने की क्या जरूरत है? अब्दुल की यह बात सुनकर चिराग भी कुछ परेशान हो गया। वैसे तो शुरुआती दौर पर अब्दुल को अनिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब्दुल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बार बार अनिका रोहित के करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर अब तक जब सबको यह पता चल चुका था कि रोहित और अनिका दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे और अनिका ही रोहित के 3 बच्चों की मां थी, उसके बाद अब्दुल का अनिका की तरफ पूरा नजरिया बदल गया था। अब्दुल ने फिर से दबी हुई आवाज में चिराग से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह बड़े लोग कैसे होते हैं। घर पर अपनी बीवियों को जिम्मेदारी के बोझ के तले दबा देते हैं और बाहर खुद खुले सांड की तरह घूमते हैं, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बॉस भी उसी तरह के आदमी निकलेंगे। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। हाँ, हमारे सामने तो उस लड़की ने नकाब पहन रखा है, मगर जरूर नकाब के पीछे, उस शख्स के पीछे हमारे बॉस लट्टू हो गए हैं। उस लड़की ने पता नहीं कौन सा जादू चलाया है हमारे बॉस पर। आज तक इतने सालों में बॉस ने कभी भी किसी अनजान इंसान को इतनी जल्दी अपने करीब नहीं आने दिया, खासकर तब जब वो एक लड़की हो। और अब अनिका मैडम के होते हुए 3 बच्चों के बाप होते हुए उन्होंने ऐसा कदम उठाकर बहुत गलत किया है। चिराग और अब्दुल दोनों को ही अपने बॉस के इस बिहेवियर पर काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि ये बात वो दोनों नहीं जानते थे कि ब्लैक कैट के नकाब के पीछे वाला चेहरा काफी जाना पहचाना था। वहाँ रोहित, जिसने अब अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था, वो कुछ देर तक खिड़की से बाहर देख रही अनिका की ओर देखता रहा। अनिका की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। नकाब हटाने के बावजूद अनिका ने किंग की ओर देखा तक नहीं था। किंग यानी कि रोहित, जिसने अपना नकाब हटा दिया था, वो समझ गया था कि अनिका यानी कि ब्लैक कैट उससे कितनी नाराज थी। धीरे से किंग ने अपने हाथ ब्लैक कैट के नकाब की ओर आगे बढ़ाए। हाथ नकाब तक पहुंचने के बावजूद ब्लैक कैट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बड़े ही धीरे से किंग ने ब्लैक कैट का नकाब हटा दिया और वो चेहरा नजर आया जिसे देखने के लिए वो दिन रात तड़पता रहता था। खिड़की से बाहर झांक रही अनिका की आंखें बंद थी
और मुंह जरा सा खुला था। वह गहरी नींद में सो चुकी थी। अनिका को इस तरह अचानक सोते हुए आज से पहले भी कई बार रोहित ने देखा था। उसके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। अनिका को इस तरह सोते हुए देखकर किंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किंग की कार चला रहा ड्राइवर पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रहा था। वो अब जान चुका था कि किंग ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था और साथ ही साथ किंग ने ब्लैक कैट के चेहरे से भी मास्क हटाया था। वो धीरे से मुड़कर दोनों के चेहरे पर नजर डालने की कोशिश कर रहा था। किंग की कार में ड्राइवर के सामने रियर व्यू मिरर नहीं था। ड्राइविंग के लिए उसे हर तरफ स्क्रीन पर कैमरा प्रोवाइड किए गए थे, जिसका सहारा लेकर वो ड्राइव कर सकता था। मगर ड्राइवर बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था। मगर उसे ये डर था कि पकड़े जाने पर किंग उसे बहुत बड़ी खतरनाक सजा देगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ड्राइवर को जो फोन दे रखा था उस पर अब्दुल का कॉल आने लगा। ड्राइवर ने जब कॉल कनेक्ट किया तब अब्दुल ने ड्राइवर से कहा, देखो साहब पर नजर रखना। उस लड़की ने अगर साहब पर अपने आप को फोर्स करने की कोशिश की तो ऐसा होने मत देना। ये लड़कियां बहुत तेज होती हैं, अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर बड़े बड़े लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाती हैं। मुझे यकीन है कि हमारे साहब तो इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है, मगर फिर भी तुम जरा उस लड़की पर नजर रखना। हो सकता है साहब को रिझाने के लिए वो साहब को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करे। अब्दुल की यह बात सुनते ही ड्राइवर की सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। एक तरफ आग था तो दूसरी तरफ कुआं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीछे चल रही हरकतों को किस तरह रोके। मगर जब उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा मोड़कर पीछे देखने की कोशिश की तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि किंग ने ब्लैक कैट को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और किंग का पूरा शरीर ब्लैक कैट के चेहरे की ओर झुका हुआ था। ड्राइवर को ना ब्लैक कैट का चेहरा नजर आ रहा था और ना ही किंग का। मगर ड्राइवर को इस बात का एहसास हो चुका था कि किंग किसी तरह ब्लैक कैट को किस करने की कोशिश कर रहा था। मौका पाकर जब ड्राइवर ने अपनी गर्दन थोड़ी और पीछे की ओर मोड़कर पीछे देखने की कोशिश की तब अचानक उसने देखा कि किंग को ड्राइवर की हरकत के बारे में पता चल गया था। ड्राइवर ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। ड्राइवर के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। अगर किंग को पता चल गया कि उसका ड्राइवर उसकी प्राइवेसी को भेदने की कोशिश कर रहा था तो उसका अंजाम क्या होगा, यह सोच सोचकर ड्राइवर के हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी अचानक ड्राइवर को एक जोर की आवाज सुनाई दी। इस बार जब ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि किंग ने ड्राइवर और पीछे के कंपार्टमेंट वाली खिड़की को बंद कर दिया था, जिससे अब चाह कर भी ड्राइवर पीछे के लोगों को देख न सके। मगर कहीं न कहीं ड्राइवर ने भी एक लंबी राहत की सांस ली। कम से कम वो किंग के गुस्से और उसकी सजा से बच गया। रोहित और अनिका की कार के पीछे चल रही कार से अब्दुल ने रोहित के ड्राइवर से पूछा, क्या चल रहा है पीछे, जरा बताओ हमें। उस ड्राइवर ने अटकती हुई आवाज में कहा, साहब ने बीच का पार्टीशन बंद कर दिया है। अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि पीछे क्या चल रहा है। मुझे माफ करना, मैं अब ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। यह कहकर ड्राइवर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ड्राइवर को अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। जैसे ही ड्राइवर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया अब्दुल ने अपने फोन को अपने पैरों पर पटकते हुए कहा, पता नहीं हो क्या गया है आज बॉस को। तुम देख लेना चिराग, अगर बॉस इस नई लड़की के चक्कर में पड़ गए तो वहाँ अनिका मैडम इनका क्या हाल करेगी, इन्हें पता नहीं है। अगर अनिका मैडम को इस लड़की के बारे में पता चल गया तो। अब्दुल को अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। चिराग अब्दुल को शांत करने की कोशिश कर रहा था मगर अब्दुल शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद चिराग ने भी अब्दुल को अपने हाल पर छोड़ दिया। हालांकि चिराग भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका को रोहित के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा तो अनिका क्या कर सकती थी। वहाँ रोहित अनिका को बड़ी ही करीब से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। रोहित ने अनिका के गालों को चूमकर अनिका के चेहरे से उसकी लट हटाकर अनिका का सर एक छोटे से पिलो पर रख दिया ताकि अनिका को नींद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रोहित जान चुका था कि अनिका अब काफी देर बाद जागने वाली थी, इसलिए बिना किसी रिकॉर्ड के आने वाले कई पलों तक रोहित अनिका के चेहरे को देख सकता था। अभी रोहित की आंखें अनिका के चेहरे पर जमी हुई थी। तब अचानक रोहित ने देखा कि अनिका ने अपनी आंखें खोली और तेज नजरों से रोहित की ओर देखने लगी।
अनिका की तेज नजरें और उसकी नजरों में गुस्सा देखकर रोहित की सांसें जम गई। रोहित का चेहरा देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्कूल का बच्चा था जिसे कॉपी करते हुए पकड़ा गया था। अनिका की आंखों में कई सवाल थे जिसे जवाब रोहित के पास थे, मगर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो एक के बाद एक अनिका के सामने किस तरह से खुलासा करे। रोहित भी इतनी आसानी से डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं था। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रोहित ने पूरी तरह से टॉपिक बदलते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, कितने दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम जानती नहीं कि मैं कितना बेचैन था तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें किस करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। ये कहते हुए रोहित ने अपना शरीर अनिका के शरीर की ओर आगे बढ़ाया और अनिका को किस करने के लिए अपना चेहरा अनिका के चेहरे के पास ले गया। रोहित को रोकने के लिए अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के सीने पर रखा। रोहित ने अपने मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकालने के बावजूद अनिका का हाथ अपने सीने से हटाया और फिर से अनिका को किस करने लगा। अनिका के करीब जाते ही रोहित की सांसें तेज होने लगी थी। रोहित धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। अनिका उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर रोहित ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अनिका को जकड़ रखा था। रोहित बेकाबू होकर अनिका के गले और गालों को चूमने लगा था। अनिका बार बार रोहित को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर रोहित भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। अनिका बार बार रोहित को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार रोहित अपने शारीरिक पावर का इस्तेमाल करके अनिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता था। रोहित की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हुई अनिका ने रोहित से कहा, देखो रुक जाओ, इस वक्त मैं मिस्टर किंग की सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हूँ। उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित ने दबी हुई आवाज में अनिका के कानों के पास जाकर कहा, तो ये भी तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है, क्योंकि जिसकी हिफाजत तुम करना चाहती हो तुम्हारा होने वाला पति है, जो पिछले कई दिनों से बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये कहने के बाद रोहित ने अपना एक हाथ अनिका की कमर पर डालकर उसकी कमर को मजबूती से जकड़ लिया। अनिका अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि अनिका रोहित से फाइट के मामले में कुछ कमजोर थी, बस वो रोहित को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मगर जब अनिका ने देखा कि रोहित पूरी तरह से अपने आप से काबू खो चुका था, तो अनिका ने एक जोर का धक्का लगाते हुए रोहित को अपने आप से दूर किया। अनिका का हाथ सीधे रोहित की छाती पर जाकर लगा, जिसकी वजह से रोहित ने एक दर्द भरी चीख निकालते हुए अपने आप को अनिका से दूर किया। अनिका की आंखों में कई सारे सवाल थे। बैंक में शक्तिशाली गैंडे के साथ मुकाबले के बाद रोहित गायब हो चुका था। रोहित ने अपने मरने की खबर पूरी दुनिया में फैला रखी थी, मगर अनिका, जिसने रोहित को बेहद प्यार किया था, वो रोहित की हर हरकत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। मगर अनिका जानना चाहती थी कि अनिका की जिंदगी में इतनी मुश्किलें आने के बावजूद रोहित सामने क्यों नहीं आया था। आखिर रोहित ऐसे कौन से मकसद पर था जो उसने अपनी होने वाली बीवी और अपने 3 बच्चों को उसके हाल और उसके नसीब पर छोड़ दिया था। मीटिंग के दौरान भले ही रोहित ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, मगर अनिका रोहित की बात करने की स्टाइल से, उसकी कद काठी से बड़ी आसानी से यह अंदाजा लगा सकती थी कि नकाब के पीछे छिपा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका होने वाला पति और अनिका के 3 बच्चों का बाप रोहित मारवा था। अनिका की आंखों में गुस्सा और जुनून देखकर रोहित समझ गया था कि उसके सवालों का जवाब दिए बिना अनिका मानने वाली नहीं थी। अनिका की जिद और अनिका के स्वभाव के बारे में रोहित अच्छी तरह से जानता था, जो बिना सच जाने इस बार पीछे हटने वाली नहीं थी। वहां कार चला रहे ड्राइवर को फिर से अब्दुल का फोन आया। जब कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी, तब ड्राइवर ने अब्दुल का फोन उठाते हुए कहा, देखो साहब, आप मुझे प्लीज इस तरह का खतरनाक काम करने के लिए मत कहिए। अरे मुझे मेरी जान प्यारी है, मेरे घर पर मेरी बेबी और मेरे बच्चे हैं। प्लीज मेहरबानी कीजिए, आप चाहें तो किसी और ड्राइवर को अगले सिग्नल पर भेज दीजिए। मुझे अपनी ड्यूटी के पैसे भी नहीं चाहिए। अब्दुल ने उस ड्राइवर को शांत करते हुए कहा, देखो तुम्हें ज्यादा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, बस तुम सिर्फ अपना कान शार्प रखना। भले ही बॉस ने खिड़की बंद कर दी है, मगर तुम अपने कान खिड़की से लगाकर सुनने की कोशिश करो कि पीछे से क्या आवाजें आ रही हैं, कौन क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, वो जानने की कोशिश करो और मुझे बताओ। अब्दुल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ड्राइवर से कहा, मैं यही फोन पर मौजूद हूँ, तुम बस बात सुनकर हमें बताओ कि पीछे क्या बातें चल रही है। ड्राइवर जानता था कि अगर इस बार वो पकड़ा गया तो पीछे बैठा बॉस
उसे छोड़ेंगे नहीं। मगर किसी तरह उसने अपने कान खिड़की पर लगाकर सुनने की कोशिश की कि पीछे क्या बातें चल रही थी। तभी अचानक ट्रैफिक लाइट फिर से ग्रीन हो गई और उसे अपनी कार ड्राइव करके आगे ले जानी पड़ी। रोहित और अनिका इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान थे। अनिका अभी भी रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। अनिका जानना चाहती थी कि इतने दिनों तक रोहित कहाँ छुपा हुआ था और वो ऐसे कौन से खतरनाक मिशन पर था जो उसने अपनी फैमिली को भी पूरी तरह से भुला दिया था। रोहित ने नजरें झुकाकर अनिका से कहा, देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर मैं मजबूर था, मैं बुरी तरह से जख्मी था। रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका ने ऊपर से नीचे तक रोहित को एग्जामिन करते हुए देखा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से रोहित रानी आलिशा के साथ बातें कर रहा था। अनिका ये भी देख चुकी थी कि अभी अभी रोहित ने कितनी ताकत लगाकर अनिका पर अपने आप को फोर्स किया था। अगर अनिका ने रोहित को वक्त पर रोका नहीं होता तो न जाने रोहित कार में कितनी लिमिट क्रॉस कर देता। रोहित किसी भी एंगल से शारीरिक तौर पर कमजोर नहीं नजर आ रहा था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि रोहित अनिका से इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता था। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रोहित से कहा, बाहर से तो कहीं से तुम्हारी इंजरी नजर नहीं आ रही, कपड़े उतारो अपने। अनिका की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखता रहा। जब अनिका ने देखा कि रोहित उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, तब एक और बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, सुना नहीं तुमने, कपड़े उतारो। इस बार अनिका की आवाज इतनी ऊंची थी कि आगे बैठे हुए ड्राइवर को अनिका की ये बात आसानी से सुनाई दी। ये बात सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वहाँ ड्राइवर को फोन पर अब्दुल बार बार पूछ रहा था कि बताओ पीछे क्या बातें चल रही है। अटकती हुई आवाज में ड्राइवर ने अब्दुल से कहा, वो पीछे से लड़की की आवाज आ रही है, वो बॉस को कह रही है कपड़े उतारने के लिए। ड्राइवर की ये बात सुनते ही पीछे चल रही कार में बैठे अब्दुल ने चिराग से कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा बॉस फिसल गया उस लड़की के जाल में, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है उस लड़की के प्यार के चक्कर में पड़कर बॉस अनिका मैडम को छोड़ देंगे। अगर अनिका मैडम को छोड़ दिया तो तीनों बच्चे अनिका मैडम के साथ चले जाएंगे, बॉस जिंदगी में अकेले ही हो जाएंगे। और अनिका मैडम इतनी आसानी से बॉस को छोड़ने वाले में से नहीं है। एक ऐसी चालबाज लड़की के लिए बॉस ने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली है। हालांकि चिराग जानता था कि अब्दुल ओवर रिएक्ट कर रहा था, मगर कहीं न कहीं चिराग को भी रोहित की इस हरकत पर काफी हैरानी हो रही थी। आज तक रोहित ने कभी भी किसी लड़की को अपने करीब भी नहीं आने दिया था, अनिका से पहले, मगर आज अचानक रोहित को हो क्या गया था, ये बात तो चिराग को भी समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ अनिका का ऑर्डर मिलने के बावजूद रोहित फटी हुई आंखों से अनिका को बस देखता रहा। अनिका ने जब देखा कि रोहित अपने कपड़े नहीं उतार रहा था, तो अनिका ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और रोहित का ब्लेजर उसके कंधे से उतार दिया। फिर धीरे धीरे अनिका रोहित का शर्ट उतारने लगी। अनिका ने जैसे ही रोहित के शर्ट के 2 बटन खोले, अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि रोहित की छाती पर एक बड़ी सी बैंडेज लगी थी। सफेद कलर की उस बैंडेज से लाल रंग साफ नजर आ रहा था। जख्म को देखकर अनिका समझ गई थी कि ये जख्म या तो रोहित को अभी अभी लगा था या तो कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया था। अनिका ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रोहित को अपने आप से दूर करने के लिए रोहित के सीने पर अपना हाथ मारा था। शायद उसी की वजह से कोई पुराना जख्म खुल गया था। अनिका ने हैरान होकर रोहित से पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें? रोहित बस मुस्कुराते हुए अनिका से कहने लगा, अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा जख्म था और कुछ नहीं। अनिका धीरे धीरे बैंडेज रोहित के जख्म से हटाने लगी। जब अनिका ने देखा कि रोहित की छाती पर एक गहरा जख्म था, तो उस जख्म को देखकर अनिका समझ गई थी कि यह किसी गोली का जख्म था। गोली निकालते वक्त जिस तरह के टांके लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह के टांके रोहित की छाती पर नजर आ रहे थे। टांके हल्के हल्के खुल गए थे, जिसकी वजह से रोहित के शरीर से काफी खून बहने लगा था। गोली लगने की पोजीशन को देखकर अनिका समझ गई थी कि अगर गोली 1 इंच भी यहाँ वहाँ लगी होती तो शायद गोली रोहित के दिल को चीरकर आगे निकल गई होती, जिससे रोहित की मौत भी हो सकती थी। अनिका को अब रोहित के लिए काफी चिंता होने लगी थी। अनिका जानती थी कि ऐसे खतरनाक हमले के बाद रोहित का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर गोली की पोजीशन 1 इंच भी यहाँ वहाँ होती तो अनिका के बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए उनके बाप का साया चला गया होता। अनिका ने फिर से अपनी आवाज तेज करते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा,
क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओगे? क्या मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि तुम्हें इस तरह का जख्म कैसे हुआ है? रोहित ने अपनी शर्ट का बटन बंद करते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, कहा ना तुमसे, छोटा मोटा जख्म है, ठीक हो जाएगा। बस दुश्मनों के साथ थोड़ी सी झपट हो गई थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि छोटी सी झपट में रोहित को कभी इतना खतरनाक जख्म नहीं लग सकता था। रोहित की मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में तो अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी। 10-12 आदमियों को रोहित आसानी से लड़ाई में हरा सकता था, मगर जो निशान इस वक्त रोहित के सीने पर था वो किसी गोली का निशान था। अनिका ने किसी तरह उसी बैंडेज को दोबारा से रोहित के जख्म पर लगाकर रोहित के सीने से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की, मगर अनिका जानती थी कि इतनी आसानी से खून रुकने वाला नहीं था। अनिका परेशान होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अगर उसे कोई मेडिकल शॉप नजर आए तो वो तुरंत गाड़ी रोककर रोहित के लिए ड्रेसिंग का सामान ले आना चाहती थी। अनिका की आंखों में इस तरह की परेशानी देखकर रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अनिका की परेशानी में कहीं न कहीं रोहित को अनिका की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। वो प्यार जो वो पिछले कई महीनों से अनिका की आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रोहित को अभी अभी इस बात का एहसास हुआ था कि रोहित और अनिका की जुदाई ने अनिका की नजरों में रोहित के लिए प्यार भर दिया था। अनिका कभी भी इतनी आसानी से इमोशनल दिखने वालों में से नहीं थी, मगर रोहित का जख्म देखने के बाद अनिका जैसी लड़की भी अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रही थी। रोहित को ऐसा लगने लगा था जैसे अचानक ही अनिका के प्यार ने उसके शरीर से सारा दर्द निकालकर बाहर कर दिया था। अपने दोनों हाथों से अनिका के गाल पकड़ते हुए रोहित ने कहा, परेशान मत होना, ऐसे हजारों दर्द मैं सह सकता हूँ, अगर तुम इसी तरह मुझे प्यार करती रहो तो। अनिका भी कुछ देर तक रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। फिर उसने एक हाथ से रोहित का हाथ अपने गालों से नीचे करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मुझे सब कुछ सच सच जानना है, अभी के अभी, मुझसे कुछ मत छुपाना। अब रोहित समझ गया था कि अनिका से ज्यादा देर तक सच छुपाना मुश्किल था। रोहित ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझ पर क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया था। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका सब कुछ साफ साफ समझ गई। दरअसल इतने दिनों से अनिका खुद भी सोच रही थी कि आखिर क्रिस्टोफर और उसकी पूरी की पूरी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन इतनी शांत क्यों थी। क्रिस्टोफर इतनी आसानी से अनिका और शक्तिशाली गेंडे के बीच में चल रहे युद्ध को देख क्यों रहा था। क्या क्रिस्टोफर और उसके ऑर्गेनाइजेशन ने V16 पावर ड्रग को हासिल करने का सपना छोड़ दिया था? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर की गैंग कोई मामूली गैंग नहीं थी। वो अपने आप से एक आर्मी थी। हथियारबंद लोगों के साथ क्रिस्टोफर की गैंग बेहद खतरनाक थी। रोहित के सीने पर जो जख्म था वो क्रिस्टोफर की गैंग से मुठभेड़ करते वक्त रोहित को लगा था। अनिका सब कुछ साफ साफ समझ गई थी। अनिका अब तक ये समझ रही थी कि इतनी तकलीफों के बावजूद रोहित पता नहीं क्यों नकाब के पीछे छुपा हुआ था, मगर असलियत ये थी कि जब अनिका शक्तिशाली गेंडे के साथ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसी वक्त रोहित भी अपनी फैमिली के लिए क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई कर रहा था। बैंक में जब रोहित की लड़ाई शक्तिशाली गेंडे के साथ हुई थी, तब रोहित ने बड़ी ही चालाकी से V16 पावर ड्रग को पाने का क्लू अनिका के हाथों में दे दिया था और फिर रोहित ने अपने मौत की खबर पूरी दुनिया में फैला दी थी। इससे क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों का ध्यान शक्तिशाली गेंडे की ओर चला गया। लोगों की नजरों में V16 पावर ड्रग को पाने का क्लू अब शक्तिशाली गेंडे के हाथों में था, इसलिए लोगों ने अपनी नजरें अनिका से हटाकर शक्तिशाली गेंडे पर जमा ली थी। रोहित कदम कदम पर अनिका को बचाता रहा था। रोहित को भरोसा था कि अनिका अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के काबिल थी। रोहित यह भी अच्छी तरह से जानता था कि शक्तिशाली गेंडा ज्यादातर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। शक्तिशाली गेंडा हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता था और इसीलिए रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका शक्तिशाली गेंडे का अच्छी तरह मुकाबला कर सकती थी और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती थी, मगर क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग हथियारों का इस्तेमाल करते थे। शायद उनके साथ मुकाबला करना अनिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाता और इसीलिए रोहित एक ढाल बनकर हमेशा से ही क्रिस्टोफर की पावरफुल गैंग से अनिका को बचाता रहा था। क्रिस्टोफर और उसकी गैंग के हर हमले को रोहित ने नाकाम किया था।
लंदन पहुंचने के बाद रोहित ने अपनी ही एक गैंग बना ली थी, जिस गैंग की मदद से अपने वफादार अब्दुल और चिराग के साथ रोहित ने लंदन में अनिका के आसपास एक मजबूत ढाल बना रखी थी। क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक गैंग के हर हमले को रोहित ने नाकाम किया था, मगर पिछले ही हमले में रोहित उनकी एक गोली से बच नहीं पाया और वो गोली रोहित के सीने को पार करती हुई चली गई। रोहित की किस्मत अच्छी थी कि वो गोली रोहित के दिल पर जाकर नहीं लगी थी, वरना रोहित इस वक्त अनिका के सामने नहीं होता। रोहित की आंखों में देख रही अनिका धीरे धीरे सब कुछ समझ चुकी थी। इस वक्त अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ एक ऐसी चीटिंग हुई थी जिसकी वो शिकायत भी नहीं कर सकती थी। रोहित ने अनिका को चीट जरूर किया था, मगर उसने सिर्फ अनिका की सेफ्टी के लिए ही वो सब किया था। अनिका को बार बार बूढ़े बाबा की वह बात याद आ रही थी जब उन्होंने कहा था कि अगर उसे क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकाबला करना है तो उसे किंग का सहारा लेना होगा। मगर अनिका नहीं जानती थी कि जिस किंग के पास वो मदद की उम्मीद लेकर जाना चाहती थी, वो किंग पहले से ही अनिका की ढाल बनकर हर पल अनिका के साथ खड़ा था। जब रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश की तो अनिका ने अपना एक हाथ रोहित के मुंह पर रखते हुए कहा, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अनिका की आंखों में रोहित के लिए इतना प्यार देखकर रोहित ने अनिका को गले से लगा लिया, मगर जैसे ही रोहित ने अनिका को गले लगाया, रोहित को फिर से अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। तभी अचानक अनिका ने ड्राइविंग सीट और पीछे वाली सीट को बांटने वाली खिड़की खोलकर ड्राइवर से कहा, गाड़ी सामने वाली मेडिकल शॉप के पास खड़ी करो। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो अनिका ने अपना मास्क पहन लिया था। ड्राइवर लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, मगर हड़बड़ाती हुई आवाज में ड्राइवर ने अनिका से कहा, जी मैडम, अभी रोकता हूँ। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो ड्राइवर को सिर्फ इतना नजर आया कि किंग यानी कि रोहित के शर्ट के बटन खुले थे। जब ड्राइवर ने मेडिकल शॉप के पास कार रोकी तो पूरा का पूरा काफिला एक साथ रुक गया। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका ने फिर से ड्राइविंग सीट वाली खिड़की को बंद कर दिया ताकि ड्राइवर पीछे मुड़कर रोहित को देख न सके। अनिका, जिसने मास्क पहन लिया था, वो कार से बाहर उतरी और सीधे मेडिकल शॉप के अंदर चली गई। पीछे खड़ी कार में बैठे चिराग और अब्दुल बड़े ही ध्यान से ब्लैक कैट को मेडिकल शॉप के अंदर जाते हुए देख रहे थे। अब्दुल ने ड्राइवर को फिर से कॉल लगाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, क्या देखा तुमने पीछे? क्या तुमने ऐसी कोई बात सुनी जो हमें पता होनी चाहिए? ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों से क्या कहे, मगर किसी तरह अटकती हुई धीमी आवाज में ड्राइवर ने अब्दुल से कहा, मैंने जब पीछे देखा तो साहब के शर्ट के बटन खुले थे और लड़की बस अचानक ही मेडिकल शॉप के अंदर चली गई। ये बात सुनते ही अब्दुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने फोन पर कहने लगा, पता नहीं आज क्या हो गया है बॉस को, मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है इस लड़की ने बॉस पर। चिराग खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इतने सालों में रोहित पहली बार इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। चिराग इतने दिनों में इतना तो जान चुका था कि रोहित अनिका से बेहद प्यार करता था, फिर ये दूसरी लड़की के साथ इस तरह का फेयर चिराग की समझ के बाहर था। अब्दुल ने नजरें झुकाकर दबी हुई आवाज में बिना चिराग का चेहरा देखे चिराग से कहा, अब मुझे तुम्हें यह बताने की तो जरूरत नहीं है कि यह लड़की अंदर मेडिकल शॉप में क्यों गई है। चलती हुई गाड़ी में ये सब, कम से कम बॉस ने होटल तक पहुंचने का इंतजार तो किया होता। मुझे पक्का यकीन है कि इस औरत ने बॉस पर कोई जादू चला दिया है। जब अब्दुल ने ये सारी बातें कर रहा था तब अचानक ही चिराग ने देखा कि ब्लैक कैट मेडिकल शॉप से कुछ सामान लेकर बाहर आई। उसने क्या खरीदा था इतनी दूर से ये पता लगाना बेहद मुश्किल था। ब्लैक कैट फिर से रोहित की कार में बैठ गई और काफिला फिर से चल पड़ा। अनिका ने फिर से रोहित के शर्ट के बटन खोले और धीरे धीरे पहनने वाली ड्रेसिंग निकालने लगी। अनिका ने देखा कि जख्म बिल्कुल ताज़ा हो चुका था। जब अनिका ने अच्छी तरह से रोहित के जख्म की जांच की तब उसे यह एहसास हुआ कि वैसे तो रोहित की सर्जरी ठीक ठाक हुई थी, मगर जिस डॉक्टर ने रोहित की सर्जरी की थी उसने टाँके ठीक तरह से नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से बार बार रोहित का जख्म ताज़ा हो रहा था। अनिका अपने साथ मेडिकल शॉप से जरूरी की सारी चीजें लेकर आई थी। रोहित का जख्म साफ करने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित के जख्म के आसपास डिसइंफेक्टेंट लगाने लगी। घाव को अच्छी तरह से साफ करने के बाद अनिका ने रोहित को एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से रोहित के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। जैसे ही रोहित की चीख आवाज
ड्राइवर के कानों पर पड़े। ड्राइवर ने फोन पर अब्दुल से कहा, पीछे से बॉस के चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्या करूं? मैं गाड़ी रोक दूं? अब्दुल के फोन से लाउड स्पीकर के जरिए चिराग ने भी यह बात सुनी थी। चिराग उस ड्राइवर की बात सुनकर काफी हैरान हो गया था, मगर अब तक चिराग ने भी अंदाजा लगा लिया था कि उसके सामने चल रही कार के अंदर क्या चल रहा था। इसलिए अब्दुल के हाथ से फोन छीनते हुए चिराग ने उस ड्राइवर से कहा, नहीं नहीं, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, बॉस बिल्कुल ठीक है। अरे बॉस को एक साथ पूरी फौज के साथ लड़ सकते हैं, फिर यह तो एक लड़की है। तुम फिक्र मत करो और गाड़ी चलाते रहो, बस अपने कान खुले रखना। ड्राइवर को ये सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद चिराग ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। चिराग के चेहरे की परेशानी देखकर अब्दुल ने चिराग से कहा, बॉस का ध्यान भटक गया है, मगर वो जानते नहीं कि उनके ध्यान भटकने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। तुम देख लेना चिराग। अनिका मैडम को पता चलते ही वो उस औरत की जमकर खबर लेगी। उस औरत की तो छोड़ो, मुझे तो बॉस की भी फिक्र होने लगी है। पता नहीं अनिका मैडम बॉस की क्या हालत करेगी। इस बार अब्दुल की बातें सुनकर चिराग भी काफी इरिटेट हो गया था। चिराग ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अब्दुल से कहा, यार चुप रहो, तुम 2 मिनट। हो सकता है हम लोग जो सोच रहे हो वो सब गलत हो। हम अपने बॉस को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं और तुम दोनों ही सालों से बॉस के साथ रह रहे हैं। बॉस इतनी आसानी से किसी लड़की के मामले में फिसलने वालों में से नहीं है। इस पर अब्दुल ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिराग से कहा, अरे बेवकूफ हो गए हो क्या तुम? अपनी आंखों से देख रहे हो सब कुछ, फिर भी कह रहे हो कि हो सकता है हम सब जो सोच रहे हो वो गलत हो। अरे गलत कैसे हो सकता है? उस ड्राइवर ने तुमसे जो कहा वो तुमने सुना नहीं? और फिर अचानक ही वो लड़की मेडिकल शॉप में क्या लेने गई थी? क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम बच्चे हो? अब्दुल की इस बात पर भड़कते हुए चिराग ने कहा, अब तुम चुप हो जाओ एकदम, वरना मैं तुम्हें इस कार से निकाल दूंगा। वहाँ अनिका बड़ी ही ध्यान से रोहित के जख्म पर दोबारा से पट्टियां लगाने लगी। जख्म के ऊपर एक मरहम लगाने के बाद अनिका ने दोबारा रोहित की ड्रेसिंग शुरू कर दी थी। जख्म ताजा होने की वजह से रोहित को बार बार दर्द महसूस हो रहा था और रोहित के मुंह से ओह आह की आवाजें निकल रही थी। देखते ही देखते कार रोहित जहां पर ठहरने वाला था वहां पहुंच गई थी। कार के रुकते ही पीछे की कार में बैठे चिराग और अब्दुल दोनों दौड़कर रोहित के कार के पास आए। अब्दुल और चिराग दोनों ही कार के शीशे में से झांककर देखने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या चल रहा था। कार का शीशा पूरी तरह से काला था। बाहर खड़े लोगों को अंदर बैठे लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे सकता था, मगर अपनी आंखों को उस काले शीशे पर लगाकर चिराग और अब्दुल दोनों अंदर झांककर देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की ने अपना पूरा शरीर रोहित के शरीर पर झुका कर रखा था। दरअसल अंदर अनिका बड़े ही ध्यान से रोहित के जख्म की ड्रेसिंग कर रही थी। अनिका का चेहरा ठीक रोहित की छाती पर था और दर्द के मारे रोहित आह की आवाजें निकाल रहा था। बाहर से ये सब कुछ बेहद विचित्र लग रहा था। अब अब्दुल और चिराग ने ये देखा तो तुरंत उन लोगों ने अपनी नजरें घुमा ली और कार के बाहर खड़े रह गए। वो लोग बड़ी ही शांति से कार का दरवाजा खुलने का वेट करने लगे। मन ही मन उन्हें अपने बॉस के लिए बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब्दुल के चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा भी साफ साफ नजर आ रहा था। फिर कुछ ही देर बाद गाड़ी का दरवाजा खुला। अनिका जिसने अब मास्क पहन लिया था वो पहले गाड़ी से बाहर उतरी। फिर रोहित को एस्कॉर्ट करते हुए अब्दुल ने उसे कार से बाहर निकाला। चिराग ने देखा कि रोहित के शर्ट के बटन खुले थे और रोहित का ब्लेजर भी कार के बैक सीट पर बिखरा पड़ा था। यह सब कुछ देखकर चिराग ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप कार के बैक सीट से ब्लेजर समेटकर अपने हाथ में रख लिया। पीछे की कार में आ रहे ऑफिसर टॉम के लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तब उन्होंने ये सारी बातें टॉम को फोन पर बताई। तभी टॉम की गहरी आवाज उन्हें फोन पर सुनाई दी। टॉम ने कहा, किंग के लिए ये सारी बातें तो बिल्कुल मामूली है, बस आज रात का इंतजार करो, एक धमाका होने वाला है। जब अनिका ने कार से उतरकर रोहित के घर को देखा तो वो समझ गई थी कि रोहित ने यह प्रॉपर्टी बहुत साल पहले ही यहाँ खरीद ली थी। भले ही ये प्रॉपर्टी रेखा मौसी के महल जैसी नहीं थी, मगर उस पुराने से बड़े आलीशान बंगले को देखकर इतना तो पता चलता था कि मजबूत ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बना यह छोटा सा महल भी आसानी से अटैक नहीं किया जा सकता था। छोटी मोटी बम का महल की दीवारों पर कोई असर नहीं होने वाला था। पुराने जमाने के आर्किटेक्चर से बना यह महल का इंटीरियर भी काफी यूनिक था।
जब अनिका उस महल जैसे बंगले के अंदर पहुंची तो वो लिविंग रूम के बीचों बीच रखे सोफा पर जाकर बड़ी ही अदब से बैठ गई। अनिका के पीछे अंदर आए रोहित ने जब अनिका को इस तरह बैठते हुए देखा तो रोहित को लगा कि अनिका शायद सफर की वजह से थकान महसूस कर रही होगी। मगर जैसे ही रोहित ने अनिका के कंधों को मसाज देने के लिए अपने हाथ उठाए, अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और कहने लगी, सर आप चेंज कर लीजिए, मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। अनिका की इस बात पर हैरान होकर जब रोहित ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि रोहित के ठीक सामने चिराग मेहता, अब्दुल और टॉम के भिजवाए हुए सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। रोहित ने भी अपने गले की खराश साफ करते हुए अनिका से कहा, हाँ ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। अपने बेडरूम में जाने से पहले रोहित ने मुड़कर चिराग की ओर देकर कहा, तुम लोग बाहर ही मेरा वेट करो, मैं बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आउट हाउस में ठहराने की व्यवस्था कर देता हूँ। चिराग और अब्दुल दोनों ही अब तक बंगले के अंदर रोहित के कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहते थे, मगर अचानक ही रोहित ने उन्हें बाहर अपने रहने का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया था। ये सुनकर कहीं न कहीं अब्दुल और चिराग का शक यकीन में बदलता जा रहा था। उनका बॉस अपनी नई सिक्योरिटी गार्ड के साथ अफेयर में डूब चुका था। चिराग अपना सर झुकाकर बाकी लोगों के साथ बंगले से बाहर निकल गया। लोगों के जाते ही रोहित ने अनिका को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, मगर तभी अनिका ने रोहित को रोकते हुए कहा, सर मेहरबानी करके अपने आप पर कंट्रोल पाइए, आपकी हालत बेहद नाजुक है, कुछ दिनों के लिए आपको आराम करना चाहिए। अपने आप को रोहित की पकड़ से छुड़ाते हुए अनिका ने रोहित को सीधे उसके बेडरूम में जाने का इशारा किया। कुछ ही देर में रोहित अपने बेडरूम से फ्रेश होकर कैजुअल आउटफिट में बाहर निकला। तभी रोहित को एक बात का एहसास हुआ कि वो अनिका को जब से मिला था तब से लेकर अब तक अनिका ने कुछ नहीं खाया था। रानी आलिशा के साथ रोहित ने खुद तो खाना खा लिया था, मगर उस वक्त भी अनिका ड्यूटी करती हुई ब्लैक कैट बनकर रानी आलिशा की सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से उनके पीछे खड़ी थी। रोहित ने अनिका के पास आकर कहा, माफ करना, जिंदगी में पहली और आखिरी बार मैंने तुमसे पहले खाना खाया है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। रोहित ने कान पकड़ते हुए अनिका से माफी मांगी। अनिका अभी भी ब्लैक कैट के लिबास में थी। अनिका ने मास्क पहन रखा था। अनिका नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में रोहित के साथियों को पता चले कि ब्लैक कैट के नकाब के पीछे जो लड़की थी वह अनिका थी। अनिका ने अपने एक हाथ पर हाथ रखते हुए रोहित से कहा, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, एक काम करो, मेरे लिए एक एक्सोटिक वाइल्ड वेजिटेबल्स मंगाओ। अनिका की फरमाइश सुनते ही रोहित ने चुटकी बजाते हुए, अभी हाजिर करता हूँ, मैं अपने स्पेशल शेफ से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक्सोटिक वाइल्ड वेजिटेबल्स तैयार करें, और साथ ही साथ यहाँ की फेमस चीज भी। ये कहने के बाद अचानक ही रोहित अपनी जगह पर रुक गया। वो फटी हुई आंखों से मुड़कर अनिका की ओर देखने लगा। रोहित को अब एहसास हुआ कि अनिका ने ये बात रोहित को ताना मारते हुए कही थी। जब रोहित को अनिका का ताना समझ में आया तब अटकती हुई आवाज में रोहित ने अनिका से पूछा, क्या सचमुच तुम यही खाना चाहती हो? तुम कहो तो तुम्हारे लिए और कुछ मंगवा दो। तभी अपने दोनों हाथ पीछे करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, नहीं, आपके महान व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे आज से यही खाना खाना चाहिए। अनिका ने दोबारा रोहित को कसकर ताना मारा था। ये बातें रोहित ने रानी आलिशा से कही थी, वो भी अनिका के सामने। अब तक अनिका ये भी जान चुकी थी कि उस वक्त भी रोहित अच्छी तरह से जानता था कि मास्क के पीछे ब्लैक कैट बनकर खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। मगर फिर भी रोहित अनिका के सामने रानी आलिशा के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अनिका की आंखों में गुस्सा देखकर रोहित फिर से अटकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगा, अरे तुम तो बुरा मान गई, अरे समझने की कोशिश करो, वो तो मैं बस यूं ही। रोहित की बात को बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, हाँ, वो तो यूं ही बस मैंने उसके हाथों को चूम लिया, उसके चेहरे की तारीफ की, उसकी खूबसूरती की तारीफ की। रोहित, मुझे पहले लगा था कि तुम औरों जैसे नहीं हो, मगर तुम भी बिल्कुल औरों की तरह ही निकले। जब मुझे मिले थे तब इस तरह से बिहेव करते थे जैसे मेरे अलावा कभी किसी लड़की के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, मगर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि साहब का असली रंग क्या है। आज अनिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुद रोहित भी हैरान रह गया था। अनिका ने कभी भी रोहित को लेकर ऐसी पोसेसिवनेस कभी नहीं दिखाई थी, मगर आज अचानक ही अनिका ने जब रोहित को ताना मारना शुरू किया
तब रोहित को घबराहट के साथ साथ कहीं न कहीं अनिका का अपने लिए प्यार भी महसूस होने लगा था। रोहित ने अपनी बात समझाते हुए अनिका से कहा, देखो, समझने की कोशिश करो। अरे वो फ्रांस की एक बड़ी सी रियासत की रानी है, उसके साथ अच्छे से पेश आना पड़ता है और फिर मुझे अपना काम भी तो निकलवाना था। जैसे ही रोहित ने यह बात कही, अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर रोहित से कहा, काम से याद आया, जरा मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या मकसद से जा रहे हो? तुम्हारा मिशन क्या है? इतने सारे लोगों को लेकर तुम राजमहल में क्यों दाखिल होना चाहते हो? रोहित अब जान चुका था कि अब अनिका से बातें छुपाने का कोई फायदा नहीं था। अनिका धीरे धीरे रोहित की हर प्लानिंग का पर्दाफाश करने ही वाली थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कितनी इंटेलिजेंट थी, इसलिए अपनी प्लानिंग के बारे में अब ज्यादा देर तक अनिका से छुपाना रोहित के लिए भी मुमकिन नहीं था। रोहित ने अपनी नजरें झुकाकर दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, देखो, मुझे लग रहा है कि क्रिस्टोफर की वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर और कहीं नहीं बल्कि उस राजमहल की बेसमेंट में है। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी और अनिका ने पहले ही इंस्पेक्टर अब्बास को इसके बारे में बता दिया था। मगर अनिका ये सोचकर हैरान हो रही थी कि आखिर रोहित ने इस पहेली को कैसे सुलझाया। अनिका को इस बात का पता सिर्फ इसलिए चला था क्योंकि अलेक्जेंडर के जरिए अनिका ने ये पहले ही सुलझाई थी, मगर रोहित ने अपने आप ही इस पहेली को सुलझाया था। इससे एक बात कंफर्म हो जाती थी कि रोहित का नेटवर्क स्पेशल डिपार्टमेंट के नेटवर्क से कई ज्यादा पावरफुल था। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रोहित से पूछा, तो फिर क्या बड़ी रानी इन सब के पीछे है? क्या वो ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की कर्ता धर्ता है? अनिका की ये बात सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए रोहित ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। फिर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने दोबारा रोहित से पूछा, तो क्या रानी आलिसा इन सब के पीछे है? रोहित ने इन सवाल के बाद कुछ देर तक अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी नजरें झुकाकर कहा, नहीं, वो ये सब नहीं कर सकती। इस बार रोहित की बात में बिल्कुल सिक्योरिटी थी। रोहित की आवाज से और रोहित की बात करने के तरीके से अनिका ने अंदाजा लगाया था कि इस बात को लेकर रोहित को कितना यकीन था। इसलिए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए अनिका ने रोहित से कहा, अरे वाह, इतनी अच्छी तरह से पहचानते हो तुम रानी आलिसा को। अनिका की बातों में छुपे तंज को समझते हुए रोहित ने अनिका को समझाते हुए कहा, नहीं, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बचपन में 3 साल हमने साथ पढ़ाई की है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, थोड़ी सी सरफिरी है, थोड़ी सी नकचड़ी है, मगर लड़की दिल की बुरी नहीं है। रोहित के मुंह से रानी आलिसा की इतनी तारीफें सुनकर अनिका पांव पर पांव चढ़ाकर सोफे पर बैठ गई। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, अरे तुम समझने की कोशिश करो। अगर रानी आलिसा ही इन सब के पीछे होती तो आज नहीं तो कल उस बात का पता चल ही जाता। इतने सालों तक ये बात मुझसे छुपी नहीं रह सकती थी। रोहित के इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, अरे फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर राजमहल के बेसमेंट में हो और किसी को इस बात की कानो कान खबर भी ना हो। इस राजमहल में बिना इजाजत के घुस पाना भी सोचा नहीं जा सकता। उसी राजमहल के बेसमेंट में इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से काम कर रही है और तुम कह रहे हो कि बड़ी रानी को और तुम्हारी रानी आलिसा को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रानी आलिसा के लिए ये तुम्हारा विश्वास है या तुम्हारा प्यार। जब तक सेफ अनिका के लिए मंगवाए हुए एक्जोटिक वाइल्ड वेजिटेबल्स बनाकर लाता, रोहित ने अनिका को पूरी बात समझाने का फैसला किया। रोहित अनिका के बगल में बैठकर अनिका से कहने लगा, देखो, अभी पिछले कुछ वक्त में मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और इस इन्वेस्टिगेशन में कई चीजों से पर्दा हटा है। वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टोफर के पिता ने शायद शुरू की थी। उनके साथ कुछ और लोग भी मिले हुए थे जिनके बारे में मैं अब तक कुछ जान नहीं पाया, मगर उन दिनों हजारों छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग देशों से लाकर उन्हें बंदी बनाकर उन्हें टॉर्चर किया गया था। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन बच्चों के शरीर में पावर ड्रग को इंजेक्ट किया गया, जिसके बाद एक बच्चे मरने लगे। सालों बाद उन बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे आज जिंदा हैं, जिनमें से एक खुद क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर के पापा ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, इसलिए क्रिस्टोफर के पास इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दूसरा था आशीष डोगरा।
आशीष के बचपन से ही क्रिस्टोफर के साथ संबंध काफी अच्छे रहे थे। कई बार बचपन में आशीष ने क्रिस्टोफर की जान भी बचाई थी, इसलिए क्रिस्टोफर आशीष को काफी मानता है, उसे अपना सच्चा दोस्त समझता है और इसीलिए आशीष को आज तक क्रिस्टोफर ने अपने से अलग नहीं होने दिया। तीसरा, शक्तिशाली गेंडा, जो अब रानी आलिसा और बड़ी रानी का स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड है। जैसे ही रोहित ने ये बात कही, अनिका ने रोहित को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, देयर यू आर। अगर तुम ये कह रहे हो कि बड़ी रानी का या रानी आलिसा का इन सारी चीजों में कोई हाथ नहीं है, तो जरा मुझे ये बताओ, शक्तिशाली गेंडा उनके इतने करीब कैसे हो सकता है? रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अनिका ये समझ गई थी कि इस बात का जवाब तो खुद रोहित के पास भी नहीं था। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये एक पहेली है जो अभी सुलझानी बाकी है। अब बाकी बचे दो लोगों में से एक ने तुम्हारे साथ हुई हाथापाई में दम तोड़ दिया, यानी कि सुकेश, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर था, और दूसरी थी इस दुनिया की सबसे बेहतरीन संगीतकार लॉ। अब हुआ ये था कि लॉ को खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसे पावर ड्रग के जरिए जो ताकत हासिल हुई थी वो ये थी कि वो कुदरती चीजों को अपने गले में उतारकर बिल्कुल वैसा ही साउंड अपने गले से निकाल सकती थी, और उसकी इसी पावर ने उसे इस दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन बना दिया था। क्रिस्टोफर ने जब खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का पावर अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले उसने लॉ को इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की चंगुल से आजाद कर दिया। रोहित की ये बात सुनने के बाद अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित से पूछा, मगर जरा मुझे ये बताओ कि ये लॉ की मौत अचानक हुई कैसे? मेरा मतलब है कि V16 पावर ड्रग का डोज लगने में अभी उसके पास 2 महीने का और वक्त बाकी था। जिस तरह अलेक्जेंडर, क्रिस्टोफर और आशीष के पास भी अपने आप को बचाने के लिए 2 महीने का वक्त बाकी है, फिर ये अचानक ही 2 महीने पहले ही लॉ की मौत कैसे हुई? क्या लॉ की मौत पावर ड्रग का आखिरी डोज न मिलने की वजह से हुई, या लॉ की मौत का राज कुछ और है?